योजनाओं से जुड़ी महिलाओं को किया जाएगा सम्मानित। तो महिला समूह के स्टॉलों का करेंगे अवलोकन। सीएम डैशबोर्ड की करेंगे समीक्षा बैठक। शाम 5 बजे भी इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड 2024 कार्यक्रम। उत्तराखंड में रक्षाबंधन पर महिलाओं को सौगातें। परिवहन निगम की बसों में मिलेगी फ्री सफर की सुविधा। सीएम धामी के निर्देश पर आदेश जारी। उत्तराखंड में बीजेपी का हर घर तिरंगा अभियान शुरू। 15 अगस्त तक हर घर फहराया जाएगा तिरंगा। बाइक रैली और पदयात्रा भी होगी आयोजित। रुद्रप्रयाग के भीमबली हेलीपैड के सामने पहाड़ों से भूस्खलन से मंदाकिनी नदी में बना तालाब। गौरीकुंड से रुद्रप्रयाग तक अलर्ट जारी। सावन का चौथा सोमवार आज हर की पैड़ी पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। तीर्थयात्रियों ने बड़ी संख्या में किया गंगा स्नान। दक्षेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं का लगा तांता। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। प्रदेश के 6 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्कता बरतने की करी अपील। पहाड़ी यात्रा से बचे रहने की भी अपील। की न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं देहरादून की खबर के साथ में। योजनाओं से जुड़ी महिलाओं का सम्मान होगा। सीएम धामी महिला समूहों के स्टॉलों का अवलोकन करेंगे। आज 12 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे अवलोकन। 12:30 बजे सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक होगी। सचिवालय की गढ़वाली वीरचंद्र सिंह सभागार में बैठक होगी। 5 बजे इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड 2024 का कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। देहरादून के राजपुर रोड हयात सेंट्रिक जाखंड में होगा आयोजन। 5 बजे इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड 2024 का कार्यक्रम होगा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। 5 बजे इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड 2024 का कार्यक्रम। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। देहरादून से खबर। योजनाओं से जुड़ी महिलाओं का होगा सम्मान। सीएम धामी महिला समूहों के स्टॉलों का अवलोकन करेंगे और आज 12 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे अवलोकन। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। देहरादून से खबर। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट और प्रदेश के 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। देहरादून, टिहरी, नैनीताल, चंपावत में चेतावनी। चमोली, बागेश्वर जिले में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्कता बरतने की भी अपील की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर मौसम विभाग की ओर से सतर्कता बरतने की अपील कर ली गई है। और देहरादून, टिहरी, नैनीताल, चंपावत में चेतावनी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। देहरादून से खबर। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है।
बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। देहरादून, टिहरी, नैनीताल, चंपावत में चेतावनी की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। जनपद पौड़ी में बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण लगाने के लिए पुलिस जल्द कुछ और शातिर अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोल सकती है। एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने जानकारी देते हुए कहा अहम बातें, और साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ शातिर अपराधियों को चिन्हित किया गया है जिनकी क्राइम हिस्ट्री खंगालने का काम चल रहा है और जल्द ही ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हिस्ट्री शीटर हैं और उनकी निगरानी करना जो होता है बहुत अहम होता है, क्योंकि कई एक्टिव अगर हमारे हिस्ट्री शीटर हैं तो वो क्राइम को अंजाम दे सकते हैं। इसलिए हमारी क्राइम मीटिंग में भी हमेशा ये इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं कि उनकी निगरानी की जाए। साथ ही साथ हमारी कई ऐसे नए अपराधी होते हैं जो कि नए अपराधी समय समय पर बनते रहते हैं, तो उनको क्या कोई ऐसे व्यक्ति तो नहीं है जो कि रिसेंटली एक्टिव हुए हैं और एक्टिवली क्राइम में इन्वॉल्व हैं, तो ऐसे नए व्यक्तियों का हिस्ट्री शीट खोलना ताकि उनकी निगरानी की जा सके। इस प्रकार की इंस्ट्रक्शन हमारी सब थानों को दी गई ताकि जो हमारा लोकल जो सामाजिक स्तर पे जो हमारा क्राइम होता है वो हम लोग कंटेन कर पाएँ। केदार घाटी में आपदा की वजह से क्षतिग्रस्त योजनाओं के निर्माण के लिए एयरफोर्स का चीनिक हेलीकॉप्टर को सरकार ने कुछ और दिन के लिए रोक लिया है। भारी मशीनों को चिरूक के जरिए ही पहुंचाया जा रहा है। दूसरी ओर MI-17 को विदा कर दिया गया है। केदारनाथ में स्वेच्छा से रुके 78 लोगों को भी MI-17 की मदद से गुप्तकाशी सुरक्षित पहुंचाया गया। वहीं दूसरी तरफ आपदा की वजह से क्षतिग्रस्त अधिकांश रास्तों को पैदल चलने योग्य बना दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह का केदारनाथ में आपदा राहत कार्यों में सहयोग के लिए एक बार फिर से विशेष आभार व्यक्त किया है। देवप्रयाग से भाजपा विधायक विनोद कंडारी मेधावी भारत दर्शन यात्रा के साथ ही अब दीदी भारत दर्शन यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। इसके तहत स्वयं सहायता समूहों की टीम लीडर को देश की विभिन्न औद्योगिक इकाइयों का दौरा कराया जाएगा और साथ ही उनके उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने और मार्केटिंग पर विशेष फोकस किया जाएगा। भाजपा विधायक विनोद कंडारी ने कहा कि दीदी दर्शन यात्रा में देवप्रयाग विधानसभा के तहत कार्यरत सभी स्वयं सहायता समूहों के ग्रुप लीडर को शामिल किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर इस बात पे मिलता है। और मैंने जिस तरीके से बच्चों को देखा, पिछली बार मैं जब दिल्ली बच्चों को लेकर गया था, एक बच्चा इंडियन था, तो जब हम गए तो उसने मुझसे कहा सर मुझे IIT दिल्ली जाना देखना है, और IIT दिल्ली हमारे शेड्यूल में नहीं था। फिर मैंने भारत के माननीय शिक्षा मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान से वार्तालाप की और वो भी बच्चों से, उनका भी कार्यक्रम बच्चों से मिलने का था, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, तब बच्चों को हम IIT जो है दिल्ली लेकर गए। इसी प्रकार का छोटा सा मेरा प्रयास है। और ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अब सरकारी कार्यक्रम बना दिया है, हर ब्लॉक से 5 बच्चे जाएंगे, और इसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे कहने पे ही माननीय मुख्यमंत्री से मैंने अनुरोध किया था। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। और अगली खबर आपको हम आगरा से बताते हैं। इस बीच आगरा से एक बड़ी जानकारी सामने आई है। आगरा से बड़ी खबर आपको हम बता दें, लखनऊ की इंजीनियरिंग की छात्रा को लेकर अहम खबर। छात्रा ने अपहरण कर दुष्कर्म का आरोप लगाया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कार में दुष्कर्म का आरोप और नग्न कर रास्ते में फेंका।
सीनियर छात्र पर छात्रा से दुष्कर्म करने का आरोप। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगरा से बड़ी खबर सामने आई है। DBRAU से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है छात्रा। और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान जुड़ चुके हैं। अजेंद्र का रुख कर लेते हैं। अजेंद्र, पूरी जानकारी क्या है? थाना सिकंदरा का ये पूरा मामला है। यहाँ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और घटना ये है कि आगरा में एक जो लखनऊ की रहने वाली इंजीनियरिंग छात्रा यहाँ इंजीनियरिंग कर रही है और उसी के साथी जो कि उस कॉलेज में पहले ही इंजीनियरिंग करके निकल चुका है, उसने जबरन उसको कार में खींचा और कार में उसके साथ दुष्कर्म किया। और यही नहीं, हैवानियत की हद तब पार हो गई जब इंजीनियरिंग की छात्रा को अर्धनग्न कर कार से फेंक दिया। उसके बाद जो 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 युवती है, जो छात्रा है, वो डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय में से इंजीनियरिंग कर रही है। जब पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, पुलिस पूरी तरह से इसमें तत्परता दिखाई, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। हालांकि अभी तक ये बताया जा रहा है कि जो आरोपी है वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था, सीनियर था और पढ़ाई अपनी पूरी कर चुका था। तो एक हैवानियत का यहाँ जो खबर है, हैवानियत को देखने वाली बात है कि किस तरह से यहाँ एक व्यक्ति के साथ दुष्कर्म हुआ और उसको अर्धनग्न हालत में फेंक दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह की घटना को यहाँ अंजाम दे दिया गया। युवती ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तारी जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि क्या मामला है। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर आगरा से है। जी, बहुत शुक्रिया अजेंद्र आपका अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो यह खबर आपको हम बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। DBRAU से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही छात्रा, बड़ी खबर आपको हम बता दें। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर है रुद्रप्रयाग से, जहां पर भीमबली हेलीपैड के सामने नदी पार कर पहाड़ी से भूस्खलन हुआ, जिससे मंदाकिनी नदी तालाब बन गई। तो वहीं जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने अवगत कराया कि किसी प्रकार से कोई भी जान माल की कोई क्षति नहीं हुई है। उन्होंने गौरीकुंड से रुद्रप्रयाग तक अलर्ट जारी कर दिया है और नदी किनारे रह रहे लोगों से अपील की है कि कोई भी व्यक्ति नदी की तरफ ना जाए। नदी के किनारे रह रहे लोग सतर्क एवं अलर्ट रहे। मंदाकिनी नदी स्थान भीमबली, जहां पर भूस्खलन के कारण नदी का जल प्रभाव कम हो गया था, वहां से पानी निकलना शुरू हो गया है, किंतु मंदाकिनी नदी का जलस्तर पहले से कम है। रुड़की पुलिस ने आर्मी एरिया के पास घूम रहे एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि आरोपी अवैध रूप से भारत में रह रहा था और 3 महीने पहले बॉर्डर पार कर देश में घुसा था। एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने कहा कि कोतवाली रुड़की क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान ढंढेरा फाटक BEG के एरिया के आसपास एक संदिग्ध व्यक्ति के होने की सूचना मिली, जिसकी भाषा बोली से वो व्यक्ति भारत का नहीं लग रहा था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा ढंढेरा फाटक के पास मुखबिर की सूचना पर संदिग्ध व्यक्ति को रोककर पूछताछ की गई है। रुड़की कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत BEG आर्मी एरिया के पास एक संदिग्ध व्यक्ति के दिखने की सूचना मिली, जिस सूचना पर उसे हिरासत में लेकर उससे पूछताछ करने की कोशिश की गई तो वो केवल बांग्ला भाषा भाषी था और बांग्लादेश का होना बता रहा था। इस संबंध में IIT रुड़की से एक बांग्ला भाषी व्यक्ति को बुलाया गया, जिसके द्वारा पूछताछ की गई तो ये ज्ञात हुआ कि उक्त व्यक्ति बैनापुर बॉर्डर चोरी से पार करके बांग्लादेश से भारत में प्रवेश किया था और विगत 2-3 माह से उसके द्वारा भारत के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण किया गया है। अब वो कलियर में उर्स मेला होने की जानकारी प्राप्त कर यहाँ आया था और रुड़की में आर्मी एरिया के आसपास कहीं रहने के लिए ठिकाना ढूंढ रहा था।
सावन के चौथे सोमवार के दिन हरिद्वार हर की पैड़ी पर तीर्थयात्रियों ने बड़ी संख्या में गंगा में स्नान किया है और उसके बाद कनखल में शिव के ससुराल दक्षेश्वर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक भी किया और शिव का जलाभिषेक किया है। सुबह से ही लोग लंबी लाइनों में लगकर बाबा का अभिषेक कर रहे हैं। सावन के एक महीने में भगवान शंकर कनखल में अपने ससुराल में रहते हैं। दूर दूर से श्रद्धालु आकर भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक करते हैं और शिव के ससुराल कनखल में स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर सृष्टि के निर्माण के साथ ही सतयुग में स्थापित हुआ है। कनखल भगवान शिव की कर्मस्थली, साधना स्थली है और सती की जन्मस्थली, साधना स्थली एवं कर्मस्थली है। पूरे महीना सावन के भोलेनाथ आते हैं और लोग जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, बेलपत्र और सभी चीज़ों से धतूरा और शमी पत्र से क्या यहाँ पर विशेष महत्वता है और भोलेनाथ एक महीना यहाँ पर निवास करते हैं। और ऐसा विधान है कि जब दक्षेश्वर जी को मतलब दक्ष जी को ये उन्होंने वचन दिया था कि एक माह में सावन के माह में यहाँ रहूँगा और सब लोगों को दर्शन दूँगा। यहाँ की विशेषता यही है कि यहाँ सब सुरक्षित रहें, भोलेनाथ का आशीर्वाद सब पे बना रहे। मैं ऐसी भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ। के महीने में शिवरात्रि भोलेनाथ यहाँ पर पधारे रहते हैं पूरे सावन भर। ये मानता है कि शिव जी यहाँ पर विराजमान होते हैं, उनकी यहाँ ससुराल रह चुकी है, सती भी यहीं हुई थी। और यही नहीं, हरिद्वार ही नहीं, पूरे विश्व में हरिद्वार पर प्रसिद्ध है दक्षेश्वर महादेव के नाम से। जलाभिषेक कर दिया? हाँ जी, आपने जलाभिषेक कर दिया? हाँ, जलाभिषेक हमने पहले सोमवार को ही कर दिया था अपना। हम घर पर ही अपना भी करते हैं, सावन में चलते आता है। 12 साल के बाद हम जलाभिषेक की बहुत बड़ी मान्यता है। ये हरिद्वार के इस जगह ऐसे प्रसिद्ध मंदिर में खड़े हैं जिसे दक्षेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इस समय मैं नहीं कह सकता कि सुबह का टाइम हो रहा है, कम से कम हज़ारों की संख्या में लोग आ चुके हैं और अनुमान है कि हज़ारों में हज़ार और हज़ार कई हज़ार बढ़ जाएंगे। और भगवान शिव का घर ससुराल बताई जाती है ये, और मान्यता बहुत ही भयंकर मान्यता है यहाँ की। रामनगर में सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से पूरे देश में चयनित लगभग 600 से अधिक अलग अलग स्थानों में विशाल वृक्षारोपण कार्यक्रम संपन्न किया गया। और इसी क्रम में रामनगर क्षेत्र के कोसी बैराज के समीप नगर वन में निरंकारी मिशन के स्थानीय शाखा के स्वयंसेवकों द्वारा वृक्षारोपण किया गया। बीते दिनों निरंकारी मिशन के अनुरोध पर स्थानीय वन प्रभाग के द्वारा वृक्षारोपण हेतु लगभग 2 हेक्टेयर जमीन आवंटित की गई, जिसमें उक्त कार्यक्रम के तहत स्वयंसेवकों के द्वारा 300 भिन्न भिन्न प्रजातियों के पौधे भी लगाए गए। आशीर्वाद से आज पूरे भारतवर्ष में ये 600 जगह से ज़्यादा वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है। ये कार्यक्रम एकत्व वन के तहत प्रारंभ हुआ है 2021 से और लगातार ये चलता चला जा रहा है। रामनगर शाखा में वृक्षारोपण के लिए जो ज़मीन मिली है वन प्रभाग रामनगर द्वारा 2 हेक्टेयर मिली है, जिसमें इस साल हमारा 300 पौधे लगाने का टारगेट है। और ये पौधे लगाने के उपरांत लगभग 3 साल या उससे ज़्यादा तक जो इसकी देख रेख होगी वो रामनगर के शाखा के द्वारा होगी। आज काफ़ी संख्या में हमारे सेवा दल के जवान भाई बहन साथ संगत के महात्मा जन उपस्थित हुए हैं और इस कार्यक्रम में अपना योगदान दे रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देवभूमि उत्तराखंड में मानसून की भारी बारिश के बीच राज्य में सत्र के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल धामी सरकार ने उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित करने का फैसला लिया है। धामी सरकार 3 दिवसीय सत्र गैरसैंण में करेगी और 21 अगस्त से 23 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र के शुरू होने से पहले ही सियासत गर्मा गई है। दरअसल विपक्ष ने सत्र की अवधि पर सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस का तर्क है कि मात्र 3 दिन के सत्र में राज्य के 70 विधायक अपने अपने क्षेत्रों के मुद्दों को नहीं उठा पाएंगे। कांग्रेस का कहना है कि सरकार सत्र के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है, तो वहीं विपक्ष ने सदन में सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति भी तैयार कर ली है। ये रिपोर्ट देखिए।
उत्तराखंड की धामी सरकार मानसून की भारी बारिश के बीच पहाड़ पर सत्र कराने जा रही है। सरकार ने सत्र की अधिसूचना को भी जारी कर दिया है। इसके तहत 21 अगस्त से 23 अगस्त तक सत्र चलेगा। वहीं उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने सत्र को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी तैयारियों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वहीं उन्होंने बताया कि करीब 500 प्रश्न विधानसभा को प्राप्त हो चुके हैं। वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार का मानसून सत्र सिर्फ खाना पूर्ति है। देखिए, सत्र को लेके पूरी तरह से तैयारी है हमारी, लेकिन मैंने आज अपने अफसरों के साथ जो विधानसभा सचिवालय है उनके साथ एक बैठक की है, ताकि जो भी हमारे जो सत्र है वो सही तरीके से चले, किसी को किसी तरह की समस्या ना हो और जनता के जो भी प्रश्न होते हैं, जो भी मुद्दे होते हैं, वो हमारे सदन में उठ सके और उनके जवाब मिल सकें। इस तरह से प्रयास रहेगा कि सभी को ठीक से सुविधा मिले और सत्र ठीक से चले। आपदा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, पूरा पहाड़ प्रभावित है। जो अभी आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में जिस तरह से नुकसान हुआ, भारी जनहानि हुई है, सब कुछ तबाह हो गया है। विस्थापन की मांग बूढ़ा केदार में लगातार उठती रही है, कोई उसका समाधान सरकार नहीं कर पाई है। ये मुद्दे हैं, यहाँ तक कि विस्थापन करेंगे हर वर्ष। जब आपदा आती है, विस्थापन की बात सरकार की जुबान पर आती है। जो धारचूला है, धारचूला में 3 साल से 4 साल से आपदा ने विकराल रूप धारण किया हुआ है और वहाँ पर एक स्टेडियम में, मिनी स्टेडियम में पिछले वर्षों में से वहाँ पर लोग, उनका सब कुछ खत्म हो गया है, जब घर खत्म। देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं इसमें। CLP आपको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि किन विषयों में बात होगी, पर मुझे लगता है अग्निवीर है, SSSC भर्ती घोटाला है, आपदा है, महिला अपराधों पे जो हम पहले नंबर पर 9 हिमालय राज्यों में, वो विषय है। जिला विकास प्राधिकरण को लेकर कई किस्म की दिक्कतें नई सामने आ रही हैं, वो विषय हो सकता है। बाढ़ का जो मामला रहा, हमारे खटीमा, उधम सिंह नगर इत्यादि के क्षेत्र जो पूरा डूबे रहे, वहाँ कोई राहत नहीं मिली, उस विषय पर बातचीत होगी। केदारनाथ, टिहरी, धारचूला, मुनस्यारी, हमारा कपकोट, भराड़ी इत्यादि क्षेत्रों में जो आपदा आई है, चमोली ज़िले में जो आपदा आई है, इन सभी विषयों पर वहाँ चर्चा विचार विमर्श होगा। उसमें गन्ना किसान का जो मूल्य है उस पर भी बातचीत होगी, किसान आंदोलन को लेकर भी बात होगी, हमारे माल्टा और इत्यादि जो पहाड़ी उत्पाद है उनके समर्थन मूल्य की बात भी वहाँ उठ सकती है। तो अनेकों विषय है जिन पर मेरे को लगता है लॉ एंड ऑर्डर, इन सभी चीज़ों वहाँ बातचीत होगी। आपको बता दें कि विपक्ष 1 सप्ताह से अधिक सत्र चलाने की मांग कर रहा है, ताकि सभी विधायकों के प्रश्न सदन में उठाए जा सके। वहीं विपक्ष ने मानसून सत्र में सत्ता पक्ष को कई मुद्दों पर घेरने की रणनीति तैयार की है। कांग्रेस का कहना है कि वे सदन में सत्र की अवधि को बढ़ाने, बेरोजगारी, राज्य की बदहाल कानून व्यवस्था, राज्य में बढ़ती महंगाई, राज्य में आई आपदा समेत तमाम मुद्दों को सदन में उठाएगा। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष के पास मुद्दों की भारी कमी है। सड़कों का काम शुरू किया जाए, जैसे बरसात बंद होगी सड़कों का काम शुरू हो रहा है, काम हो भी रहा है निश्चित रूप में। और कहीं पर बहुत ही सड़क टूट गई है तो उसके लिए वैकल्पिक मार्ग हम बनाएंगे निश्चित रूप में, बेली ब्रिजेस लगाएंगे और उसके लिए काम चालू है। और निश्चित रूप में आने वाले समय में हम चाहेंगे कि हमारी यात्रा फिर से शुरू हो जाए। हम है सदन, अगर जिस हिसाब से प्रश्न आए हैं 500 के लगभग प्रश्न हैं, तो कम से कम 1 हफ्ते का सत्र होना चाहिए। एक दिन में कितने सवालों का जवाब दे पाओगे आप? मुश्किल से आप देखना, जो हमने सदन देखा है 1 घंटे का समय प्रश्नकाल के लिए होता है, 3 या 4 सवालों के जवाब आप दे पाते हो। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि सदन ज़्यादा दिन चले ताकि राज्य के मुद्दों में बहस हो। इस समय राज्य में आपदा का मामला बहुत बड़ा है, 2 दिन को उसी के लिए बहस के लिए चाहिए, उस मुद्दे में बहस चाहिए। और अन्य मुद्दे, बेरोजगारी है, नौजवान जगह जगह हड़ताल हो रही है, कर्मचारी हड़ताल में है, प्रदेश के आर्थिक हालात ठीक नहीं है, इन मुद्दों में भी चर्चा होनी चाहिए। तो हमारा तो निवेदन ये है सरकार से भी और विधानसभा अध्यक्ष जी से कि कम से कम 1 सप्ताह का सदन चलना चाहिए। देखिए, सत्ता पक्ष हमेशा
प्रदेश के जनमानस के हित में काम कर रहा है, लगातार प्रयास कर रहा है कि किस तरह से विकास के कार्य को हम अंतिम छोर तक पहुंचाने का काम करें। पूरे प्रदेश के अंदर इस वक्त पुष्कर सिंह धामी जी लगातार विकास को गति देने का काम कर रहे हैं और विपक्ष केवल और केवल आरोप और प्रत्यारोप लगाने की बात करता है। कोई भी मुद्दे ऐसे नहीं है, वो घिसे पीटे उन मुद्दों को लाने का काम करते हैं जिनका अभी कोई औचित्य भी नहीं है, जिनकी कोई अभी तक जरूरत भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को पहले मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और क्या विषय जनता के होने चाहिए और जनता के हित में क्या हमें काम करने चाहिए, उस पर ज्यादा उनको देखना चाहिए। रही बात महंगाई को लेकर के या अन्य और दूसरे मुद्दों को लेकर, तो जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां वो उन्होंने कितनी कम महंगाई को करा है, जरा ये भी वो बता दें। अपने भी उन राज्यों के बारे में जरा वो बताने का काम करें जो हमेशा आरोप लगाने का काम करते हैं। तो कांग्रेस के पास ना ही पहले कुछ काम करने के लिए जनता ने दिया और ना ही अब उनके पास कुछ काम करने के लिए पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में बहुत ही बेहतर काम इस प्रदेश का हो रहा है। तो कांग्रेस केवल और केवल झूठ और भ्रम की स्थिति पैदा करके जनता को भ्रमित करना चाहती है और केवल अवसर तलाशने का काम करती है हर बार राजनीति को लेकर के। तो मुझे लगता है कि इस तरह की राजनीति विपक्ष को नहीं करनी चाहिए, बल्कि सत्ता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के सकारात्मकता के साथ में और पॉजिटिव वे में आकर के सरकार का साथ देना चाहिए। कुल मिलाकर राज्य में मानसून की भारी बारिश के बीच उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र पर सियासत गर्मा गई है। विपक्ष के तेवर से साफ है कि सदन की बेहद ही हंगामेदार शुरुआत होने जा रही है। हालांकि बड़ा सवाल ये है कि क्या मानसून सत्र में जनहित से जुड़े कार्य हो पाएंगे? क्या विपक्ष सदन में सरकार की घेराबंदी तथ्यों के साथ कर पाएगा? क्या कांग्रेस को सदन में उठाए जाने वाले मुद्दों पर एक बार फिर मंथन की जरूरत है? सवाल तो ये भी है, क्या धामी सरकार का ये सत्र सिर्फ खाना पूर्ति है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।